हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। और आज मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ये करने में नहीं करूँगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये ज़्यादातर आता ही है। और आज मैं इसलिए वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर थोड़ा सा लेंदी है कंपेयर टू दूसरा टॉपिक्स। सो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करके ख़त्म करते हैं इसको आज। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉपिक। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग और ओरिजिन। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मीन्स दैट सर्टेन गवर्नमेंट सर्विसेज होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हु कैन रिमूव देम एट विल। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, वो लोग जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो किसके प्लेजर में करते हैं? उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी के प्लेजर में ऑफिस को होल्ड करते हैं। ओके, सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन द सेंस कि सोचिए कि सेंट्रल लेवल पे कोई ऑफिसर है, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ही वो राइट होगा कि उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है। अब स्टेट के अफेयर्स कौन देखता है? सब गवर्नर। सो गवर्नर के पास भी ये पावर है कि स्टेट में जिसको वो अपॉइंट कर रहा है उसको वो निकाल भी सकता है। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यही कहता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग जो ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हु कैन रिमूव देम एट विल। ऐसी बात नहीं है कि वो कभी भी रिमूव कर दे सकते हैं। उनको रिमूव करने के लिए एक रीजनेबल ग्राउंड होना पड़ेगा, एक प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी होता है, बहुत कुछ होता है। बट वो कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सिर्फ वही निकाल सकते हैं और बाकी कोई नहीं निकाल सकता उनको। ओके, सो अब ये डेराइवेशन कहाँ से है? ये डेराइव किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से। अब ब्रिटिश में क्या होता था, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब ब्रिटिश में क्या होता था, वहाँ पे क्राउन होता था। है जो क्राउन है वो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था कि वो लोग कोई भी सिविल सर्वेंट को निकाल सकते थे विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीजन। ठीक है, विदाउट रीजन। ठीक है, एट एट हर विल। ओके, सो अभी इन यहाँ से ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को लिया गया है। अब यहाँ पे क्या जो है हमने तड़का मसाला लगाया है, ये तड़का मसाला लगाया है कि हमारे यहाँ पे कभी भी नहीं रिमूव कर सकता। और ऐसा है कि उनको रीजंस भी देना पड़ेगा, इंक्वायरी भी होना पड़ेगा और वो रीजनेबल भी होना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल है। अभी सेकंड में आते हैं। सेकंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 310। कौन सा आर्टिकल आपके डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में डिफाइन करता है या फिर जिक्र किया गया है? वो है आर्टिकल 310। आर्टिकल 311 में भी किया गया है, लेकिन वो लिमिटेशन है, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। सो आर्टिकल 310 क्लॉज 1 में क्या बोला है? आर्टिकल 310 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड दोज होल्डिंग डिफेंस पोस्ट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन और गवर्नर फॉर स्टेट एक्सेप्शन टीन्योर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिक लॉज। इसका मतलब ये है कि सोचिए, मैं आपको एकदम इन्वॉल्व कर देती हूँ कि कौन सा इंक्लूड होता है। ओके, तीन, आप बेसिकली तीन चीज़ें याद रखिए। पहला है डिफेंस सर्विसेज, दूसरा है आपका यूनियन सिविल सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विसेज। अब मेरे साथ साथ लिखते जाइए, आपको इजी हुआ क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है। यूनियन सिविल सर्विसेज और थर्ड है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। ये तीन जो है, इन तीन को कौन हटा सकता है? इन तीन पोस्ट में जो जो रहेंगे इनको प्रेसिडेंट ही हटा सकता है सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि ये लोग सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पे जिक्र ही किया गया यूनियन, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज आपको अच्छे से पता होगा कि ये यूनियन ही उनको सेलेक्ट करता है। अभी स्टेट के बारे में हम बात करें तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो स्टेट सर्विसेज, क्योंकि स्टेट में ऐसे बहुत सारे सर्विस एक एक जिक्र करते जाओगे तब थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप स्टेट के लिए आप डायरेक्ट स्टेट सर्विसेज लिख दीजिए, और प्रेसिडेंट के लिए आप सेंट्रल लेवल के लिए आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो डिफेंस सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस अभी कौन कौन है? आईएएस है, आईपीएस है,
ये लोग ही आते हैं, IFS है, ये 3 ही है मेरे को जितना लगता है। ओके, सो एक्सेप्शन क्या है कि टीन्योर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिक लॉज। ओके, सो अभी मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ। आर्टिकल यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया गया हो या फिर बाद में मेंशन किया गया हो, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आर्टिकल 310 क्लॉज 2 में कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट्स के बारे में बताया गया है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में अप्लाई नहीं होते और उनके अंडर नहीं आते। मतलब ये जो पोस्ट मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, वो सब पोस्ट में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उनको डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, उनका निकालने का प्रोसीजर बहुत ही लंबा अलग होता है। ओके, डॉक्टर ऑफ प्लेजर के अंडर में को नहीं निकाला जा सकता। तो वो लोग कौन है? पहले है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अच्छे से लिख लीजिएगा ये, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। फिर है हाई कोर्ट के जजेस। तीसरा है कॉम्प्ट्रोलर या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको अभी पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्लॉज 1 में क्या है और क्लॉज 2 में क्या है। ओके, सो क्लॉज 2 में ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जो कॉम्प्ट्रोलर होगा या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इनको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंडर में नहीं निकाला जा सकता है। इनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं निकाल सकता, इनका निकालने का प्रोसीजर अलग होता है। अभी हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑन द डॉक्ट्रिन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस डॉक्ट्रिन का दो आर्टिकल्स में दिया गया, एक है 310 और दूसरा है 311। 311 में आपको कुछ कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं। ओके, लिमिटेशंस क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 301 11 सेफगार्ड्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। क्वेश्चंस ऐसा भी आता है कि स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द सिविल सर्वेंट्स। तो जब ये आएगा तो आपको आर्टिकल 311 लिखना है। आर्टिकल 311 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, आप समझ जाओगी। लेकिन इसका मतलब है कि जो सोचिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ओके, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, टाइम चला जाएगा बहुत ज़्यादा। जो मैं बताती हूँ आपको कि इमेजिन कीजिए, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कि सोचिए एक्स नाम का कोई है जो कि प्रेसिडेंट हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, या फिर कोई भी है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ओके, ये है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सोचिए इसने अपॉइंट किया बी को ऑफिस में। ओके, अभी 2-3 साल हो गए, टाइम हो गया। अभी एक्स ने देखा कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है अपने ऑफिस में, तो एक्स को इसे निकालना है, रिमूव करना है। तो क्या होगा कि एक्स इसको रिमूव कर सकता है। ओके, क्योंकि इसने अपॉइंट किया है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बी का। एक्स तो इसको रिमूव कर सकता है, लेकिन सोचिए एक्स के अंडर में या फिर एक्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोई ऑफिसर है जिसका नाम है वाई। ओके, वाई क्या इसको निकाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। यही आर्टिकल 311 क्लॉज 1 में दिया गया है कि उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उसको नहीं निकाल सकते। सोचिए अब एक्स के साथ साथ और एक है बंदा ए। ओके, ए और एक्स का रैंकिंग सेम है, मतलब उन लोगों का पोस्ट सेम है, तब ए निकाल सकता है। लेकिन एक वाई जो है वो एक्स का सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे काम करता है, तो वाई बी को नहीं ही निकाल सकता है, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता है। तो वही बताया गया है आर्टिकल 311 क्लॉज 1 में कि नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक विदाउट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इज टू बी टेकन प्लेस। सॉरी, कहाँ आ गए हम? ओके, हाँ, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि सोचिए अगर हम किसी कोई भी ऑफिसर को निकालना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि हम बी को निकालना चाहते हैं, तो बी को जो हम निकालेंगे उसको हम विदाउट अपॉर्चुनिटी के बिना हम नहीं निकाल सकते कि उसके होता है ना एक अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। या आपने सीआरपीसी में भी पढ़ा होगा बहुत, या फिर बहुत जगह ही आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एक बंदे को दिया जाता है। इसका मतलब है कि सोचिए बी को अभी निकालना है तो उसके पहले एक प्रोसीजर होगा। पहले एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा,
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा उनके लिए। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा कि उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगा है। ओके। थर्ड है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ओके, कि आप क्या इसको गिल्टी मानते हैं अपने आप को, या फिर आपकी तरफ से कोई डिफेंस है। तो यही बोलता है कि आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में कि कोई भी डिसमिसल, रिमूवल या फिर रिडक्शन इन रैंक नहीं किया जा सकता बिना एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे के उनको। ओके, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो इसका भी एक एक्सेप्शन आता है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 का। कब कब हम लोग एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनका नहीं सुनेंगे हम। 3 कंडीशंस है, 1 2 3। पहला है इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्ज। सोचिए बी ने कोई बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम कर दिया है, रेप वेप कर दिया, मर्डर कर दिया है, तब उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज लगेगा। तो जब ऐसे कन्विक्शन होगा तब उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा निकालने के पहले। सेकेंड है इफ होल्डिंग एंड इंक्वायरी इज नॉट प्रैक्टिकेबल। मतलब सोचिए कि देख के ही पता चल रहा है कि इसने कुछ गंदा काम किया, इसने कुछ करप्शन किया है, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है कि इसको हम इंक्वायरी डालें, और इंक्वायरी लेके टाइम वेस्ट होना है। तो जिसमें इंक्वायरी प्रैक्टिकेबल नहीं है या फिर इम्प्रैक्टिकेबल है, वहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे सुनने का। और थर्ड है इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर फील्स एन इंक्वायरी इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। मतलब सोचिए सोचिए कि अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को लगे, मतलब सोचिए सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर को ऐसा लगे या फिर फील हुए कि जो इंक्वायरी करेंगे हम, वो इंक्वायरी अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी है, कि नेशनल सिक्योरिटी को ही हैम्पर कर देगा हमारा, तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट निकाल देंगे, उसको हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे सुनने का। दूसरा जो एक बहुत ही छोटा पॉइंट है जिसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जुडिशियल रिव्यू में आता है? ज़रूर आता है। लेकिन कोर्ट्स कैन, इसमें क्या क्या आता है, कोर्ट्स कैन चेक इफ डिसमिसल फॉलोज प्रोसीजरल फेयर, मतलब जब प्रोसीजर प्रॉपर प्रोसीजर यूज किया गया है कि नहीं। पहला जैसे मैंने आपको बोला था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी, ये फॉलो किया गया है कि नहीं वो देखेगा जुडिशियल रिव्यू में। ओके, सो अभी ये 3 केसेस है जो आप देख सकते हो। मैं केसेस को अभी थोड़ा वो नहीं कर रही हूँ, आप देख के आपको पता चल जाएगा। ओके, सो अभी चलते हैं हम लोग केसेस, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 311 सेफगार्ड्स। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल, इसका मतलब है एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज 2। और स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन क्लेम सैलरी इवन आफ्टर रॉन्गफुल डिसमिसल। ये आप थोड़ा मत पड़िएगा, ये थोड़ा अजीब सा ही है, देख के डायरेक्ट काट देगा आपका। चलिए अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शन। ये किस पे अप्लाई होता है या फिर एक्सेप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। अभी एक्सेप्शंस आए, मैंने आपको एक्सेप्शंस पहले ही बता दिया है। एप्लीकेशन क्या है? अप्लाइज टू सिविल सर्वेंट्स, डिफेंस पर्सनल, गवर्नर्स। पहले ही आपको मैंने ये भी बता दिया कि डिफेंस सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट सर्विसेज में आता है, ये अप्लाई होता है। दूसरा है आपका, क्या हो गया इसको समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका गवर्नर। आर्टिकल 156 में ये बताया गया है कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस होल्ड करता है, बट ऐसे आर्बिट्रली उसको रिमूव नहीं कर सकते। ये भी आपका बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ही बताया गया था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, नॉट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, दे हैव स्पेशल रिमूवल प्रोसीजर्स। उनके लिए एक अलग सा ही प्रोसीजर है रिमूवल का, ये लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में नहीं आते। मैंने ये कहाँ बताया था? आर्टिकल 310 क्लॉज 2 में बताया था आपको। सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग नहीं आएंगे। चलिए, दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो देखना है हमको, वो है एंश्योर्स एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से? जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो अच्छे से इंश्योर किया जाता है ओवर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नॉट एब्सोल्यूट, लिमिटेड बाय 311 एंड जुडिशियल रिव्यू। वो जो 310 का जो प्रोविजन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन है उसमें आर्टिकल 311 और जुडिशियल रिव्यू से। सिविल सर्वेंट्स, सॉरी क्या हो रहा है आज, सिविल सर्वेंट्स हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसमिसल बट मिलिट्री पर्सनल डू नॉट। सिविल सर्वेंट्स हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसमिसल, मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लोग इसके अंडर आते हैं,
ठीक है। सो अब आर्बिट्रेरी डिसमिसल तो नहीं किया जा सकता, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उनके लिए एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। बट ये मिलिट्री पर्सनल के लिए है, नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री तो आता ही नहीं है। ओके। गवर्नर्स होल्ड ऑफिस एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर बट रिमूवल कैन नॉट बी विम्सिकल, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे आर्टिकल 156 में उनका प्रोसीजर अलग होता है, उनका आर्बिट्ररी नहीं रिमूव कर सकता है, हालांकि वो प्रेसिडेंट्स प्लेजर में रहता है, ऑफिस होल्ड करता है स्टिल। ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो एज यूजुअल पिछले वीडियो की तरह भी मैं इसको एक जूम आउट करके सब कुछ रिमूव करके मैं आपको एक स्क्रीनशॉट का मौका दूंगी, ताकि आप स्क्रीनशॉट करके एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके। सो लीजिए, मैंने फुल क्लियर कर दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए सारे प्रोविजंस। होप करती हूँ कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट होगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, मैं ज़रूर बोलूँगी आपको। और अगर कोई फीडबैक देना हो वीडियोज़ इंप्रूव करने के लिए, आप ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हम बहुत ही नए हैं इस फील्ड में। थैंक यू।